बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। हे कॉमर्शियंस, दिस इज आदित्य शिवहरे एंड वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। तो बेसिकली यार तुम लोग को पता चल चुका है कि तुम्हारे जुलाई में एग्जाम्स हैं या फिर अगस्त में एग्जाम्स हैं। तो जो जुलाई में जिनके भी एग्जाम्स हैं, बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि जुलाई में एग्जाम देंगे और वो टॉप कॉलेजेस में एंटर करेंगे, और बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि अगस्त में एग्जाम देंगे और उनको उनका फेवरेट कॉलेज नहीं मिलेगा। कहने की बात यह है कि यार टाइम से कुछ नहीं होता है। तुम अगर अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हो तो तुमको अपना फेवरेट कॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर यूट्यूब की कम्युनिटी पे मत जाओ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अनफेयर हुआ, भगवान ने गलत किया, लकी नहीं थे, किस्मत ख़राब थी। ये सब चीज़ें थोड़ी देर के लिए साइड कर दो और अपना फोकस लगाओ कि तुम क्या कर सकते हो। एक दिन में यार तुम क्या कर सकते हो, जितने भी सब्जेक्ट है सबके मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। तुम्हारे पास अगर 3 दिन बचे हैं, आज अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज से 3 दिन बचे हैं, ठीक है, 3 दिन भी बचे हैं ना, 3 दिन में अगर तुम एक दिन में 5 मॉक टेस्ट करते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो तुम 3 दिन में 15 मॉक टेस्ट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से जितना कर सकते हो उतना करके जाओ और वहाँ पर तुमको ज़रूर से ज़रूर तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। तो चलो यार, आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में अकाउंट्स का एक मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस आज करेंगे, बाकी का पार्ट 2 में करेंगे। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे MCQs को ख़त्म करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज, इसको थोड़ा सा जूम मारते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर बोथ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ओनली, रिसीप्ट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। तो हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो हमेशा रेवेन्यू नेचर की चीज़ें ही रिकॉर्ड करता है। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना, क्योंकि यहाँ पर जो है कैपिटल नेचर की चीज़ें कभी नहीं आती। कैपिटल नेचर का मतलब क्या होता है, जिससे एसेट और लाइबिलिटी में फ़र्क आता है। रेवेन्यू नेचर मतलब होता है जिससे एसेट और लाइबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं आता। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू नेचर की चीज़ें हैं बस वही होती हैं रिकॉर्ड, और ये हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर तुमको इसकी थ्योरी पढ़ना है तो मेरी NPO वाली सीरीज़ है, उसमें जाके देख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज, जयपुर क्लब हैज़ अ प्राइज फंड ऑफ 6 लाख रुपये। ठीक है, 6 लाख रुपये का इसके पास फंड है। इट इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन प्राइज अमाउंटिंग टू बी 5,20,000 रुपये। 6 लाख में से 5,20,000 रुपये के एक्सपेंस हुए। दी एक्सपेंसेस शुड बी debited to income and expenditure account presented on the asset side of the balance sheet, debited to income and expenditure account and presented on the asset side of the balance sheet, deducted from the price fund on the liability side of the balance sheet। देखो ये बिल्कुल ही ध्यान रखना, कभी भी कोई भी प्राइस फंड दिया हो, कोई भी फंड दिया हो तो उससे रिलेटेड इनकम हमेशा उसके साथ ऐड होगी, उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस उसके साथ माइनस होगा। और अगर तुमको फंड नहीं दिया होता तो वही और इनकम और एक्सपेंसेस तुम्हारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी फंड दिया रहेगा तो वो लाइबिलिटी साइड पर हमेशा या तो अगर इनकम हुई तो प्लस होगी, एक्सपेंस हुआ तो माइनस होगा। तो यहाँ पर हमको देखो फंड दिया हुआ है 6 लाख का, तो जो 5,20,000 रुपये ना वो हमेशा माइनस होगा। यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन तुमको दिया हुआ है दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस फंड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ NPO। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमको ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड दिया गया है, सेल ऑफ मैच टिकट्स दी गई है, यानी कि यहाँ पर रिसीट है ये हमारी। ठीक है, उसका डोनेशन दिया गया है तो डोनेशन भी हमारी रिसीट हो जाती है, और मैच एक्सपेंसेस जो है हमारे यहाँ पर एक्सपेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको इतना ध्यान रखना है, फंड में हमेशा इनकम जो है वो प्लस होती है, एक्सपेंस हमेशा माइनस होते हैं। अब इनने बोला गया कौन सा जो ऑप्शन इसमें होगा, तो इनने क्या बोला गया है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड 1,000 रुपये विल शोन ऑन द नेगेटिव साइड, जो भी इनने बोला गया है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको करके देख लेते हैं पहले। तो अपन कैसे करेंगे इसको, ध्यान रखना, जितना भी हमको कहाँ गया, 5 लाख रुपये हमको दिया हुआ है, 5 लाख हमारा फंड है, इसमें ऐड कर दो तुम जितनी रिसीट्स यानी कि 3,75,000, और यहाँ पर ऐड कर दो यहाँ पर 1,24,000। ओके, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो जाएगा ये 9, और यहाँ पर जाएगा 7, 8, 9, और जाएगा 5 से 8, 9, 9,99,000 आया। हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, 10 लाख हैं। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1,000 से एक्सपेंस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब भी एक्सपेंस ज़्यादा आते हैं हमारे फंड और हमारा जो भी रिसीट्स होती हैं उसको प्लस करने के बाद, तो हम क्या करते हैं उसको, उन जो भी फंड्स होते हैं, भाई मार्कर बंद हो जा, हाँ, तो जितने भी वो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम जो हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड डाल देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, नेगेटिव बैलेंस
ऑफ मैच फंड 1000 विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे तो ये ऑप्शन उतना नहीं लग रहा है। ठीक है ठीक है। सेकंड देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड 5 लाख विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज एट 1/4/2018। ओके। नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड 1000 विल बी शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और फोर्थ आता है 2 and 3। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, बिल्कुल जो दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हैं 2 and 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो 5 लाख है वो शो करेंगे कि ये फंड जो है उसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। उसका वो जो 1000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ना, जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर इज एन इनकम, एन एसेट, अ लाइबिलिटी, नन ऑफ दीज। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तुमको पैसा पहले ही मिल चुका है। अगर पैसा कभी भी एडवांस में पहले मिल जाता है तो अब तुमको उसके लिए काम करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारे ऊपर एक बोझ आ गया कि भाई पैसा आ गया, बोझ है के ऊपर कि यार अब उसका काम जो करके देना पड़ेगा, तो दैट इज़ अ लाइबिलिटी। तो हमेशा जो होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस तुम्हारा लाइबिलिटी होता है, इसलिए हम इसको हमेशा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर डालते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिलो इज रिलेटेड टू एन एनपीओ। तो एनपीओ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको नहीं दिया गया है, और बाय 8% इन्वेस्टमेंट हमको 60,000 दिया गया है। इफ द फर्म क्लोजेज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, व्हाट अमाउंट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 19। ओके, तो हमको बेसिकली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 60,000 करूँगा। ओके, तो 60,000 रुपये में मैं इंटू कर दूंगा, क्या इंटू करना पड़ेगा, 8/100। और क्योंकि हमको यहाँ पर टाइम दिया गया है 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6/12 निकलेगा, अक्टूबर टू मार्च तो आएगा 2 4 और 6 4 24, और ये दोनों से ये दोनों कटा तो 2400 रुपये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, इसको तो करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। पिक द ऑड वन आउट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑड वन आउट क्या होना चाहिए, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट ग्रांट, और क्या हो जाता है ये, लाइफ मेंबरशिप फीस। ओके, तो यहाँ पर जब भी तुमको पिक द ऑड वन आउट आ जाता है तो तुमको हमेशा ये देखना पड़ेगा उसका नेचर क्या है। जैसे कि यहाँ पर एंट्रेंस फीस जो है उसका नेचर क्या है कि ये हमेशा एक इनकम है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट है। सब्सक्रिप्शन भी तुम्हारी रेवेन्यू रिसीट है, गवर्नमेंट ग्रांट भी तुम्हारी रेवेन्यू रिसीट होती है, लेकिन जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है वो हमेशा तुम्हारी कैपिटल रिसीट होती है, इसलिए हम उसको हमेशा बैलेंस शीट में डालते हैं, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये गुस्सा नहीं भाई, कहाँ गया? ओके, तो फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज। तो जो बंदे पार्टनरशिप में हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स बोलेंगे, फर्म बोलेंगे, एसोसिएशन बोलेंगे, नन ऑफ द बीज बोलेंगे। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, तुमको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। नेक्स्ट आता है, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट एटलीस्ट 2 पर्सन्स। तो यहाँ पर हमको बेसिकली क्या बताना है, यहाँ पर हमको बताना है कि ये इसमें से जितने भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा एलिमेंट पार्टनरशिप में नहीं आता, ठीक है, कौन सा मतलब ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 पर्सन, तो देखो 2 पर्सन का होना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बंदा रहेगा तो यहाँ पर दिक्कत जाएगी। देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। तो देखो एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर बोला भी गया है कि आप बिना एग्रीमेंट के भी कर सकते हो, पार्टनरशिप बना सकते हो, लेकिन अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर फिर आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी हेल्प नहीं होगी आपको। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो देखो इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस कभी भी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, कि एक पार्टनरशिप में जा रहे तो आप इक्वली ही करोगे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर सम बिजनेस। तो ऑफकोर्स ही बात है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो बिजनेस के लिए ही होता है, तो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अगर अपन को सही आंसर देखना हुआ तो यहाँ पर देखो 2 और 3 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, पर क्योंकि 2 वाले में दिया गया है देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, तो देखो एग्रीमेंट नहीं हो सकता है लेकिन हो भी सकता है। मतलब इसको ऐसे समझो कि एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं है, पर एग्रीमेंट सब लोग करवाते हैं ना, तो इस पॉइंट का थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है। पर जो थर्ड पॉइंट है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो तो बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है, मतलब वो स्टेटमेंट बिल्कुल डायरेक्टली गलत है। तो अगर यहाँ पर थर्ड पॉइंट नहीं होता तो मैं सेकंड वाले को चूज़ करता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर है इसलिए मैं थर्ड वाले को चूज़ करूँगा। थर्ड ऑप्शन जो हमारा करेक्ट बिल्कुल हो जाता है। क्लियर है बात? नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
पिक द ऑड वन आउट। अब तुम लोग इसको सॉल्व करो भाई, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सैलरी टू अ पार्टनर। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स और सैलरी टू अ पार्टनर जो है, ये तीनों जो हैं हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन के हैं। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो पीएनएल अकाउंट में आता है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये क्वेश्चन मेरे को इसलिए अच्छे से याद है क्योंकि मैं करवा चुका हूँ अपने पार्टनरशिप वाले एमसीक्यूज़ में, तो इंपॉर्टेंट है। देख लो, ये यहाँ मॉक टेस्ट में भी आया हुआ है। आइडेंटिफाई द जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर तुमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, उसकी जर्नल एंट्री करना है। तो यहाँ पर देखो, जर्नल एंट्री कभी भी करना हो ना तो हमेशा अकाउंट को देखा करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एकदम से इमेजिन करो सब लोग अपने दिमाग में कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। तो अगर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है लेजर अकाउंट में, तो वही तुम्हारा क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएगा। यानी कि तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा जर्नल एंट्री में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लेजर में क्रेडिट हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू, आपने किस चीज़ का अकाउंट बनाया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बनाया है, तो उल्टी साइड पे तुम्हारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन आ जाएगा। ऐसे जर्नल एंट्री बनती है। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी, पर फिर भी मैंने बता दी। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कहाँ पर है, तो अगर थर्ड ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डेल्ट थ्रू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से कौन सी चीज़ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन। सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं आता है। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है, थोड़ी देर पहले ऊपर किया था इस क्वेश्चन को। देखो, ये सेम चीज़ रिपीट हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पेपर आएगा उसमें एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होगा जिसका आंसर पुराने वाले क्वेश्चन में आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो यहाँ पर कौन सी चीज़ है जिससे हमारा जो PSR है यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है भाई। देखते हैं। When one or more partners acquire interest in the business from another partner पर क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी गलत लिखा हुआ है। When one or more partners acquire an interest in the business from another partner, when a partner is admitted in the firm, when a partner goes on a vacation, when a partner dies। तो देखो, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी बंदा एडमिट हो रहा है या फिर पार्टनरशिप में आ रहा है तब तो भाई बिल्कुल ही चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कोई बंदा मर भी जाता है तो हमने उसकी भी एंट्री करके रखी है, पर अगर कोई बंदा वेकेशन पे जा रहा है तो कहाँ से चेंज होगा हमारा PSR। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है वो चीज़ गलत है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एंड ऑफ पार्टनर्स। ये कैसा दिया हुआ है, मतलब मेरे को तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसी ग्रामर है। मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट एंड शेयरिंग इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द डैश ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पर आएगा सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर पहले हिंदी में बता देता हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि जब भी चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पर आप क्या सबसे पहले डिटरमाइन करते हो। तो आप खुद सोचो कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होता है, न्यू रेशियो दिया रहता है, ओल्ड रेशियो दिया रहता है, आप सबसे पहले क्या निकालते हो। सिंपल सी बात है, आप न्यू माइनस ओल्ड करके सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो निकालते हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो अकाउंट्स में आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट इज बेसन एंड सुधा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो 5:3 में भैया शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस। एलेना वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर एक न्यू पार्टनर आई थी। इट वॉज डिसाइडेड दैट एलेना विल बी शेयरिंग 10:6:5, यानी कि न्यू रेशियो हो गया तो हमारा 10:6:5। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बेसन एंड सुधा विल बी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, बेसन एंड सुधा 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको बेसिकली यहाँ पर निकालना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना पड़ेगा। तो एक बार मैं कर देता हूँ इसको, वैसे अगली बार अगर कुछ आएगा तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि ईजी क्वेश्चन है, न्यू माइनस ओल्ड बस करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है 10/21 माइनस 5/8 और एक का हो जाता है तुम्हारा 6/21 माइनस 3/8।
ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड बस किया है दोनों का। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे, तो मेरे हिसाब से क्योंकि ऑड इवन है तो ये आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 10 ज़ा 80 माइनस 8 21 ज़ा 21 5 ज़ा ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 ओके, तो ये आएगा तुम्हारा 25 ओके। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर तुम्हारा हो जाएगा वो जाएगा 25:78। 78 कैसे आ सकता है? तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे, इसका भी निकाल के देख लेते हैं। इसका तो 25 आ रहा है, 80 में से 105 माइनस करोगे तो 25 आएगा सेक्रीफाइसिंग। इसका भी 168 हो जाएगा, तो 21 8 8 6 48 माइनस 8 इंटू 21 21 3 यानी कि 3 1 3 3 2 6, तो आएगा तुम्हारा ओके। अगर इसको माइनस करोगे तो आएगा 5 और 5 में से 1 4 हो गया 1। 25:15 आंसर आना चाहिए। देखो अगर ऑप्शन में है कि नहीं, तो अपन को 25:78 दिया गया होगा, वो ज़रूर एक प्रिंटिंग एरर होगा। अगर गलत भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी 25:15। ठीक है, तो अपन को आंसर निकालने से मतलब है, कोई ऑप्शन गलत भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो आ जाता है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। ठीक है, assertion is a new partner can be admitted into a partnership firm with the consent of all the existing partners। तो अगर एक नए पार्टनर को आपको एडमिट करना है तो आपको पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर से पूछना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही चीज़ है, कोई भी बंदा ऐसे आके एडमिट नहीं हो सकता। अगर अपन लोग ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली है तो कोई भी तीसरे बंदे को ऐसे थोड़ी ना ले लेंगे। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है? रीज़न दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पार्टनर शॉल नॉट बी इंट्रोड्यूस इनटू अ फर्म without the consent of the existing partners unless it is agreed otherwise by the partners in the partnership deed। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सेक्शन 31 है वो भी ये बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कि यहाँ पर जो है कंसेंट होना चाहिए पहले जो पुराने पार्टनर्स हैं, उसके बाद ही जो नया पार्टनर है वो एडमिट होगा। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल करेक्ट चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दोनों चीज़ें हैं बिल्कुल सही दी गई हैं। तो मैं यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसको टिक मार्क कर दूंगा कि जो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो आ जाता है असर्शन एंड रीजन पे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द फर्म। तो बिल्कुल सही बात बोली गई है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं और वहाँ पर एक चेंज होता है, और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें सारे प्रॉफिट और लॉसेज डिवाइड होते हैं। बिल्कुल सही है। रीज़न क्या बोला गया है? व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड टू द फर्म it is necessary to calculate the new profit sharing ratio with the help of the share agreed to forgo by the old partners। तो जो ओल्ड बंदे सेक्रीफाई कर रहे हो तो उसको आप ओल्ड रेशियो में मतलब प्लस कर देते हो और उसका एक न्यू रेशियो बना देते हो। बिल्कुल सही बात है ये। तो यहाँ पर जो है मेरे को रीज़न और असर्शन दोनों सही लग रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है हम फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ बोथ असर्शन एंड रीजन एज ट्रू कर देंगे और यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा। अगर तुमको किसी भी MCQ का आंसर ऐसा लगता है कि कोई और होगा तो प्लीज़ एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ या फिर करेक्ट रीज़न के साथ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं। तो जाता है एनालाइज द गिवन केस बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपसे ये एक केस बन गया ना, इसमें 4-5 क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो एक केस बेस्ड क्वेश्चन प्लीज़ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। आलिया, करण एंड शिल्पा वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:3:2। तो मैं इसको लिखना चाहूँगा क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, तो एक बार जल्दी से लिख लेते हैं इसको। तो 5:3:2 जो है हमारा ओल्ड रेशियो है। ठीक है। गुडविल अपीयर्ड इन देयर बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 60,000। अब देखो जब भी ऐसा लिखा होता है ना गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, इसका मतलब है ये एग्जिस्टिंग गुडविल है और इसको हमको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो जब भी गुडविल राइट ऑफ होती है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में होती है। तो अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा तो हम ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में इसको राइट ऑफ करेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करण डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। करण कौन है? ये बंदा है जो 3 वाला है ना, ये बंदा जो है रिटायर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 रुपये गुडविल है, ये हमारी जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो नई वाली गुडविल है जिसके बेसिस पर हम जो हैं सबको पैसा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बीच में बढ़ती है। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड अमंग आलिया एंड शिल्पा वॉज 2:3। तो न्यू रेशियो कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया है। ये बंदा रिटायर हो गया, उसका 2:3 आया। गिव द आंसर्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। हाउ मच विल बी ट्रांसफर्ड टू करंस कैपिटल अकाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी कि हमको करण को कितनी गुडविल देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो करण तो जा रहा है भाई, एग्जिस्टिंग गुडविल से उसको कितना मिलेगा? ओल्ड रेशियो में मिलेगा। तो ओल्ड रेशियो कितना है उसका? 3/10।
और हमारी जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो कितनी है, 60,000 है ना, 60,000 है ना, ठीक है। तो हम 3/10 का 60,000 कर देंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा 3/10 का 60,000, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 3 18, 18,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 17 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाता है व्हाट इज़ आलियाज गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आलिया का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, तो आलिया भैया शुरू में आई थी, यानी कि 5/10 जो है इसका ओल्ड रेशियो है, और न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो न्यू रेशियो इसका 2/5 है। तो 2/5 माइनस 5/10 कितना हो जाएगा, 10 को लेंगे एलसीएम, 5 2 2 4 माइनस, थोड़ा सा हल्ला आ गया है, ठीक है, तो उसको ज़रा इग्नोर करना। 10 1 1 5 5, यानी कि आ जाएगा 1/10 माइनस में। तो -1/10 का यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है, यानी कि वो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो माइनस में आंसर, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है 1/10 सेक्रीफाइस, वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है 19th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज शिल्पाज गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एक बार शिल्पा देख लेते कौन है भाई, शिल्पा दूसरी वाली है ना, ठीक है। तो दूसरी वाली है तो शिल्पा यानी कि 2 वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगी 2/10, उसका ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो उसका कितना था 3/5, तो वही जो कर देंगे 5 2 5 2 2 3 6, 10 1 1 2 2 माइनस करेंगे, यानी कि 4/10, और यहाँ पर प्लस में आंसर आ रहा है क्योंकि 6 - 2 करके 4 आएगा, 4/10 जो है प्लस में आएगा। तो यहाँ पर जो है ये गेन कर रही है, यानी कि जो शिल्पा है वो गेन कर रही है। तो यहाँ पर देखो सही से ऑप्शंस लिखे नहीं हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर होगी। तो यहाँ पर जो है गेन करेगी ये किससे, 4/10 से। तो 4/10 से जो गेन करेगी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आपका आंसर सही आना चाहिए, बाकी ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वॉट अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी ट्रांसफर्ड इन करंस कैपिटल अकाउंट। तो करन को जो गुडविल है वो कितनी मिलेगी। तो ये जो गुडविल होती है हमेशा जो है, क्योंकि अब एक ही बंदा सैक्रिफाई कर रहा है, एक ही बंदा, फिर से आवाज़ आ रही है यहाँ पर, ये जो जाग चुके हैं हमारे यहाँ के जो स्ट्रीट डॉग्स है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा सह लेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी ट्रांसफर्ड टू करंस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कौन सा अमाउंट जो है वो जाएगा, अमाउंट ऑफ गुडविल। तो बेसिकली 2,40,000 हमारी गुडविल है। हम क्या करेंगे बेसिकली, इसमें जो करंट का शेयर है, करंट का शेयर कितना था 3/10 था, उसको इंटू कर देंगे। तो अगर हम 3/10 को इंटू करेंगे, मार्कर चल नहीं रहा है, चलने की हालत में नहीं है, तो ये आएगा, कट आएगा, कट जाएगा, तो 3 4 12, 3 1 3 2 6 72,000 जो है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो, और यहाँ पर जो है बी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तुमको टेलीग्राम ग्रुप पे पूरा बता देंगे, ठीक है, कैलकुलेट करके, कोई बात नहीं। चलो, सौरभ, शेरिन एंड सोमेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, यानी कि यहाँ पर 3:2:1 पे जो है हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस हो रहा है। सोमेश रिटायर्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सौरभ एंड शेरिन इज 3:2। द गेनिंग रेशियो बिटवीन सौरभ एंड शेरिन इज, तो यहाँ पर बस तुमको क्या करना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना है, और दोनों का रेशियो जो है वो निकाल लेना है। बहुत ही इजी है ये, तुम्हारा फिर से एक होमवर्क है, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं बने तो भी बता देना, ठीक है, कि सर नहीं बन रहा, तो फिर तुमको बता दूंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू अ पार्टनर ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन, यानी कि अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फाइनल पेमेंट कितना दिया जाएगा। तो देखो हमेशा याद रखना, ये डिसोल्यूशन में फाइनल पेमेंट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देते हैं। वो जो 2 बैंक करते हैं ना, तो वहाँ पर नीचे फाइनल पेमेंट भी लिखते हैं, तो ठीक है, अगर पढ़ा हो तो याद होगा। तो यहाँ पर आता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस यानी कि क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड इमेजिन कर लो अपने माइंड में, क्योंकि देखो वहाँ पर इतना टाइम तो रहेगा ही नहीं कि तुम कॉपी पेन लेके रहो, इसलिए मैं तुमको इमेजिन करा रहा हूँ। तो इमेजिन करो 50,000 रुपये रहता है, कहाँ पर, जो हमारा कैरेट डाउन होता है, यानी कि बाय बैलेंस कैरेट डाउन में 50,000 आ गया, ठीक है। लॉस ऑन रियलाइजेशन, तुम्हारा लॉस जो होता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो लॉस होता है वो क्रेडिट साइड पर आता है। तो अगर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा तो उल्टे साइड आएगा, यानी कि टू लॉस ऑन रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। कितना जाएगा तुम्हारा 10,000 रुपये, यानी कि जो 10,000 है अगर तुम उसका बैलेंसिंग पे निकालो तो माइनस में आएगा। तो 50,000 में से 10,000 तो माइनस करेंगे, तो कितना हो गया 40,000। अब आता है फर्म की लाइबिलिटी वॉज टेकन ओवर बाय हिम फॉर 8,000 रुपये। तो हमेशा याद रखना, जब भी एक पार्टनर एसेट लेकर के जाता है तो हमेशा डेबिट साइड पे आता है, क्योंकि एसेट के पैसे चुकाने पड़ेंगे, और क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटी लेकर के गया है तो यहाँ पर जो है वो उसकी क्रेडिट साइड पर आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने फर्म के लिए अच्छा काम किया है तो क्रेडिट साइड पर आएगा लाइबिलिटी। तो यहाँ पर 8,000 जो है वो हो जाएगा प्लस। तो बेसिकली 58,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो 48,000 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं।
23rd क्वेश्चन आ जाता है, द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज। तो बहुत ईजी चीज़ है यार, कौन सा अकाउंट हो जाता है, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नन ऑफ द अबव। बहुत सारे बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट करके आते हैं, ये होता है बहुत बार, इवन जब बोर्ड्स के पेपर होते हैं तो बहुत सारे बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आते हैं। तो यहाँ पर जो रियलाइजेशन अकाउंट है, बी ऑप्शन, वो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अ लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जब भी डिसोल्यूशन होता है, यानी कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, अ लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो अगर कोई भी लाइबिलिटी पार्टनर ले रहा है, ओके, तो वो कहाँ पर जाएगी? इसका आंसर अभी किया है, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो अब भी किया था कि लाइबिलिटी जो है वो पार्टनर की क्रेडिट हुई थी। तो मैंने अब भी तुमको बताया था कि जब भी वो क्रेडिट होती है तो कहाँ पर होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो देखो इसका आंसर भी हमको मिल गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इज, यानी कि जब भी आपको इनकॉर्पोरेशन करना होता है किसी भी कंपनी का, तो उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होती है? रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मैं को तुमको डायरेक्टली बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहली प्रोसेस होती है दैट इज़ प्रमोशन। अब क्यों होती है वो तुमको मुझे बताना पड़ेगा इन द कमेंट सेक्शन। तो इसका रीज़न जो है वो कमेंट सेक्शन में तुमको पता चलेगा। कोई नहीं करेगा तो मैं ही डाल दूँगा रीज़न, ठीक है? कोई ऐसे दिक्कत मत करो, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पर 25 क्वेश्चन करने थे, 27 आ गए, तो चलो 27 ही कर लेते हैं, ठीक है? तो 26 क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, कहाँ गए? ओके, दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव अरियर्स ऑफ डिविडेंड इज नोन एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसे कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसमें तुमको पुराना जो आउटस्टैंडिंग अरियर्स बोला गया ना, विच डू नॉट कैरी राइट टू रिसीव अरियर्स ऑफ डिविडेंड, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड होता है वो तुमको नहीं मिलता है। तो अब इसको कभी भी डिकोड करना हो ना, तो एक चीज़ याद रखना, 10th में शायद तुमने कभी ना कभी पढ़ा होगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है पुरानी फ्रिक्वेंसी में ऐड करते जाओ, फिर उसके ऊपर वाली ऐड करते जाओ तो आंसर आता था। पहले 0 + 5 करते थे, फिर 5 में कुछ नीचे वाला प्लस करते थे, ऐसे करके क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है आपको पास्ट की चीज़ प्लस करके मिलती है। तो यहाँ पर तुम अब समझ गए होगे मेरा इशारा। तो यहाँ पर जो नॉन क्यूमुलेटिव है उसका मतलब है कि तुम्हें पिछले साल का कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होकर के नहीं मिलेगा, क्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होना, तो इकट्ठा होकर नहीं मिलेगा, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स शुड नॉट बी लेस देन डैश परसेंटेज ऑफ द इशूड शेयर्स। तो यहाँ पर जो है देखो मेरे हिसाब से, ओके, तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बीच का मत देखना। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन कर रहे होते हो तो शेयर जितने भी इशू करते हो उसका हमेशा कितना होना चाहिए? तो हमेशा याद रखना, जितने भी कंपनी जो है जितने भी इशू कर रही है शेयर्स, उसका 90% जो सब्सक्रिप्शन है वो आना चाहिए, वरना फिर वो जो जितना भी इशू करती है शेयर वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 90% जो है वो हमेशा दिया गया है, तो 90% तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है बात? तो यार इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। बस मैं तुमसे इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी दिन तुम्हारे पास है, चाहे 1 दिन है, 2 दिन है, 10 दिन है, उस पर फोकस करो जो तो तुम्हारे पास है, जितना कर चुके हो उस पर फोकस करो, ना कि जो उस पर फोकस करना जो तुम्हारे पास नहीं है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।